जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। यात्री बस की चपेट में आने से महिला की मौत के मामले में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। मृतका के शव को थाने के सामने रखकर किया विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम। मौके पर पहुंचे आयोग अध्यक्ष बिसेन ने परिवहन अधिकारी को जमकर लगाई फटकार। तीन मोटरसाइकिल की आपसी भिड़ंत में मार्ग में पैदल चलने वाले व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने ली प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि लालबर्रा के मटन मार्केट में बनेगा नया बस स्टैंड। कॉलेज प्रबंधन की गलती से परीक्षा से वंचित हुई बीएमएलटी की छात्रा। कॉलेज प्रबंधन ने 11 जनवरी को दिया था एडमिट कार्ड, जबकि 9 जनवरी को हो गई छात्रा की एग्जाम। अतिक्रमण कार्रवाई के शुरुआती चरण में ही विवादों में घिरी नगर पालिका। गोंदिया रोड पर भोलाराम पारदी का बोर्ड हटाना नगर पालिका के लिए बना गले की फांस। बोर्ड हटाने को लेकर गरमाया माहौल। बारासोनी क्षेत्र के राजघाट टोली और मिर्ची टोला में फिर एक बार बाघ की दिखी आमद। वन विभाग की कार्रवाई से नाखुश नजर आ रहे ग्रामीण। शासन प्रशासन भले ही बालाघाट जिले में कुपोषण से निपटने में अच्छे कार्य की दुहाई देता हो, लेकिन जिले के सुदूर अंचलों में कुपोषण आज भी हावी है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए गए अभियान में पिछले साल जुलाई से सितंबर के दौरान जिले में कुपोषण बच्चों को नॉर्मल करने में बालाघाट प्रदेश के 52 जिलों में 44वें पायदान पर रहा, जबकि पड़ोसी जिला सिवनी में पहला स्थान हासिल कर लिया है। यह रिपोर्ट 3 जनवरी 2023 को जारी हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 के जुलाई से सितंबर महीने तक बालाघाट जिले को 266 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें जिले ने लक्ष्य के अनुरूप अति गंभीर कुपोषित बच्चों को चिन्हित तो कर लिया, लेकिन इनमें से सिर्फ 131 यानी 49.2% बच्चे ही अति गंभीर कुपोषण से उबर पाए। इसी तरह मध्यम गंभीर कुपोषित के मामले में बालाघाट जिले को 3 महीनों में 1142 बच्चों को चिन्हित करने का लक्ष्य मिला था, लेकिन इसमें विभाग 1113 मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर पाया और इनमें से सिर्फ 786 बच्चों को ही ठीक किया जा सका। इस संबंध में जब महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना धूमकेती ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत हर बार जिले की रैंकिंग बदलती है। जहां तक जिले में कुपोषण को लेकर जारी प्रयासों की बात है, तो जिले में लगातार ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें उचित उपचार और दवाइयां दी जा रही हैं। जो बच्चे कुपोषण से नहीं उबर पाते हैं उन्हें आमतौर पर मेडिकल परेशानियां होती हैं। जिले भर के एनआरसी में कुपोषित बच्चों को बेहतर उपचार, भोजन सहित दवाइयां दी जाती है और कई बच्चे का वजन भी बढ़ता है। मध्य प्रदेश सहित बालाघाट जिले में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौत तेज गति से वाहन चलाने के कारण होती है। प्रदेश में साल 2021 में हेलमेट न पहनने पर 4199 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण बन रही स्थिति से वजह से ही है। लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने, वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने के मकसद से बुधवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। पहले दिन पुलिस कर्मियों ने बाइक रैली निकाली। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने हरी झंडी दिखाकर रैली को यातायात थाने से रवाना किया।
आपको बता दें कि 17 जनवरी तक जिले भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। यहाँ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों के सामने सुरक्षा संदेश का वाचन किया। इसके बाद लोगों को वाहन चलाते समय सभी दस्तावेजों के साथ रखने, हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन न चलाने जैसे संदेश देते हुए बाइक रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख चौक चौराहे होते हुए दोबारा यातायात थाना आकर समाप्त हुई। बताया गया कि आगामी दिनों में जिले भर में लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने और यातायात के सभी नियमों का पालन करने का संदेश देने के लिए नुक्कड़ नाटक, कार्यशाला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा विशेष अभियान के तहत हेलमेट न पहनने वाले, सीट बेल्ट न लगाने वाले, 3 सवारी, बिना नंबर प्लेट, शराब पीकर गाड़ी चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जागरूकता रैली के बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने कॉलेज के विद्यार्थियों को हेलमेट पहनने, तेज रफ्तार से वाहन न चलाने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए वाहन चलाने के लिए जागरूक किया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत की गई है और यातायात के नियमों के पालन के करने और करवाने के संबंध में पब्लिक में थोड़ी जागरूकता बने, इस उद्देश्य से आज एक रैली निकाली गई है। हम सभी को पता है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण पूरे देश में बड़ी संख्या में मौतें होती हैं, जिनको बचाया जा सकता है, जिनको अवॉइड किया जा सकता है। तो सभी लोगों से निवेदन है, खासकर जो वाहन चालक हैं, उनके परिजन हैं, उन सभी से निवेदन है, बालाघाट पुलिस का, मध्य प्रदेश पुलिस का, कि कृपया वाहन के चलाने के जो नियम हैं उनका पालन करें, स्वयं भी करें, करवाना भी सुनिश्चित करें। 2 व्हीलर्स ज़रूर हेलमेट पहन के निकले, चाहे उनको 1 किलोमीटर ही क्यों ना जाना हो, और अधिक से अधिक प्रयास ये करें कि अपने परिवार के लोगों को कम से कम इस त्रासदी से बचाने के लिए सड़क सुरक्षा के नियम, सभी नियमों का पालन करवाएं। जिला अस्पताल बालाघाट में जल्द ही 100 आईसीयू बेड की सौगात मिलेगी, जहां तो बिस्तर युक्त गहन चिकित्सा कक्ष निर्माण का भूमि पूजन बुधवार को आयोग अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन के हस्ते किया गया। जिला अस्पताल परिसर में आयोजित इस भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे विधायक बिसेन ने 18 करोड़ से अधिक की राशि से 100 आईसीयू बेड वाले गहन चिकित्सा कक्ष का जल्द ही निर्माण शुरू करने की बात कही। तो वहीं उन्होंने नगर के विभिन्न स्थानों में विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन कर नगर विकास को कई सौगात दिए जाने की भी बात कही। आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री बिसेन ने चुनावी सरगर्मी का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने छिंदवाड़ा दौरे का उल्लेख किया, जहां उन्होंने भरे मंच से बालाघाट से सहित छिंदवाड़ा में भी कमल का फूल खिलाने का दावा किया, जिसमें उन्होंने सभी 29 सांसद जीता कर लाने और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 विधानसभा में कमल का फूल खिलाने सहित केंद्र व राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही। तो वहीं उन्होंने वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल का नाम लिए बगैर ही उन पर जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने शराब के कारोबार वाले मामले का जिक्र करते हुए समाज सेवी त्रिवेदी के कारखाने खोलने जाने पर जोर देने की बात कही। वहीं उन्होंने मंच से एक बार फिर सोनेवानी को अभयारण्य केंद्र बनाए जाने का खुलकर विरोध किया, जहां उन्होंने अभयारण्य केंद्र बनने से कोई गांव के उजड़ने की बात कहते हुए सोनेवानी को अभयारण्य केंद्र नहीं बनने देने की बात कही। त्रिवेदी का कारखाना के लिए मदद कर रहा है तो क्या तेरी दारू खाने के लिए मदद करूं? त्रिवेदी जी कारखाना लगाएंगे, 4 बच्चों को नौकरी मिलेगी, तू दारू की दुकान खोलेगा, 4 को पिलाएगा। त्रिवेदी से तेरी काय की तुलना होगी? कहा त्रिवेदी मूछ का बाल और तू काय का बाल है, तू ढूंढ। दिल्ली निकालूंगा, जेल से होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताना चाहता हूं मीडिया के मित्रों, जजमेंट, और आपको जजमेंट की कॉपी दूंगा। जब कोई अभयारण्य बनता है तो 10 किलोमीटर तक वहां पर कोई बसाहट नहीं होती। तो क्या मैं चीजगांव को, टिकाड़ी को, साले को, खैरगुंदी को, भगोली को, पलवेदी को, आमला कनाल को, बिटली को, नकपुरा को, रानी कुठार को, बोरी को, बरघाट को, बोगांव को, कुतुंजली को, नेत्रा को, पिपरिया को, रमरमा को,
सिर रखो, उसके आगे बुट्टे झड़ी को वीरान कर दूं। कौन लोग अभ्यारण्य के पक्ष में हाथ उठाओ, और जो लोग अभ्यारण्य के पक्ष में नहीं हाथ उठाओ, उठाओ ना, क्या देखते हो, उठाओ लिया तुम लोग। हमारी सरकार में नया हाथ उठाना होगा। ये गूंगे हैं, इनको लगता है कहीं कमलनाथ तो दिया था। अरे गौरी शंकर जिंदा है सर। वहीं जिले को मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, चिन्ह और जीआईटेक सहित अन्य उपलब्धि दिए जाने का जिक्र करते हुए बगैर नाम लिए ही विधायक प्रदीप जायसवाल पर एक बार फिर शब्दों के बाण चलाए, जिन्होंने कहा कि जो इन्हें अपनी उपलब्धि बता रहे हैं वो एग्रीकल्चर की स्पेलिंग बताए, टेक का अर्थ बताए और टेक एक कहाँ से मिलता है इसका जवाब देने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसी सत्र में मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा आएगा और डोंगरिया में ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा। वहीं आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आयोग अध्यक्ष भाजपा की शिवराज सरकार के लिए 4 बार की तरह 5 बार भी अपना वोट देने और शिवराज सरकार बनाने, शिवराज सरकार को जीत का आशीर्वाद देने की जनता से अपील की। तो वहीं उन्होंने सरेखा BK9 भटेरा रेलवे उड़ान पुल सहित जागपुर घाट का पुल हाल ही में बनाने का दावा किया। इस दौरान VC ने जिला चिकित्सालय में सबसे बेहतर चिकित्सक और सबसे बेहतर सुविधाएं मिलने की बात कही, लेकिन इस दौरान वे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को फटकार लगाते हुए नजर आए। जहां अपने संबोधन में श्री VC ने मंच से ही मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जल्द ही जिला अस्पताल के ICU को पुनः शुरू करने की बात कही। वहीं उन्होंने आदेश न मानने पर अपना इस्तीफा देकर बालाघाट से जाने को कहा। श्रीमती राजमाता सिंधिया के आशीर्वाद का पैसा है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, भारत माता को वैभवशाली बनाने के लिए दिया गया पैसा है। 5 रुपये मिलते साहब, 15 करोड़ 13 लाख, 100 बिस्तरों का ICU वो बनाए, चला रहे। ये कार को देते हो ट्रीटमेंट, काय को दर रहते हो। डॉक्टर पांडे सुन लो, या तो हमारा ICU चालू करो या तो इस्तीफा दे के यहाँ से जाओ। अब हम अधिक देर इंतजार नहीं कर सकते। वहीं आयोजित कार्यक्रम के दौरान भीड़ कम होने और कम पार्षदों की उपस्थिति पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष से सभी पार्षदों के नाम और उनके मोबाइल नंबर की लिस्ट देने के लिए कहा। जहां कार्यक्रम में कम लोग उपस्थित होने पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई, तो वहीं आमंत्रण में नाम न छपे होने पर कार्यक्रम में नहीं पहुंचने वाले पदाधिकारियों व अन्य लोगों पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। जहां सिर्फ VC यही नहीं रुके, उन्होंने मंच से ही पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कार्य में सुधार लाने की बात कही। तो वहीं ग्राम बोथुआ में हुए सड़क हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने मरने वालों की परवाह न करते हुए ट्रक से भरे सरकारी अनाज की परवाह करने की बात कहते हुए SDM संदीप सिंह को भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कहा। तो वहीं भरे मंच से श्री VC ने एडिशनल SP और जिला परिवहन अधिकारी पर भी अपनी जमकर भड़ास निकाली, जिन्होंने लालबरद क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने वाले की बात का जिक्र करते हुए पार्टी के ही कुछ लोगों की खिंचाई गई। तो वहीं कार्य में लापरवाही बरतने और बार बार बुलाने पर बैठक में देरी से आने वाले RTO का ट्रांसफर करने की भी चेतावनी दी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि जिला RTO के ट्रांसफर के लिए उन्होंने राज्य परिवहन मंत्री से बात की है। वहीं चिट्ठी भी लिखी है, ऐसे परिवहन अधिकारी को जिले से हटाया जाएगा। बालाघाट में, मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश में, और मुझे बाकी तो नहीं मालूम पड़ जाती, कम से कम लालबर्रा और बालाघाट नगर के मेरे विधानसभा क्षेत्र में 75% ट्रैक्टर ड्राइवरों के लाइसेंस नहीं है। वो 76 होगा लेकिन 74 नहीं होगा। क्या कर रहा है RTO? SP साहब, यदि हम नक्सलाइट में काम कर रहे हैं तो आपका विजय ढाबर क्या कर रहे हैं?
चौक पे खड़े हो गए, पर्ची काटे, जेब गरम की, यही काम है। दुनिया सब देखती है, तुम्हारे वर्दी के कारण बोलती नहीं, दुनिया आपको पहचान। मैं कुछ नहीं कहता, ऐसे लाल बनो तब ज्यादा पर खड़े हो जाते। नानू के क्षेत्र में कम खड़े होते क्योंकि वो मंत्री है, मैं संतरी हूँ, संतरी चौकीदार, मंत्री सरकार। सैया भय कोटवाल, डर किस बात का। मैं मीडिया के माध्यम से बालाघाट जिले के पुलिस प्रशासन को और कलेक्टर के प्रतिनिधि संदीप हमारे एसडीएम को आगाह करना चाहता हूं, इस तरह का नहीं चलेगा, न चलने दिया जाएगा। अभी बोथुआ में एक एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई मेरी बहन के गांव में, मुकेश मामा के गांव में। अनाज से भरा हुआ पीडीएस से भरा हुआ ट्रक कुचल दिया। इनको पड़ी कि अनाज को कोई न जलाए, लेकिन उसकी जान गई, इनको नहीं पड़ी। जान वाले की जान गई, ट्रक जल जाएगा। राशन का दुकान का भेजने वाला एफओ जो कलेक्टर का प्रतिनिधि है वो आरोप में आएगा, इसलिए कलेक्टर को चिंता होनी चाहिए, फुल ऑफिसर को होना चाहिए। मर गया उसकी चिंता कौन करेगा? है कोई जवाब? अभी बोल रहे थे सीएमओ का भाषण करो, कुछ पता ही नहीं, पैसा लाने वाला गौरी से करी थे। एक दिन पहले पूरे लाओ लश्कर के साथ नगरपालिका, राजस्व और पुलिस के अमले ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुगम बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन अपने शुरुआती चरण में ही कार्रवाई विवादों से घिर गई। गोंदिया रोड में सड़क किनारे लगा भोलाराम पारदी भवन का सूचना बोर्ड भी अतिक्रमण के दायरे में आया और इसे जेसीबी की मदद से गिरा दिया गया, लेकिन इस बोर्ड को हटाना अब नगरपालिका के गले की फांस बनता जा रहा है, जिसे नगरपालिका न उगल पा रही है और न ही निगल पा रही है। आपको बता दें कि नगरपालिका ने जिस भोलाराम पारदी भवन का बोर्ड गिराया था वहां पूर्व सांसद रह चुके हैं। भोलाराम पारदी बोर्ड को हटाने के विरोध में स्वजातीय अधिवक्ताओं ने बुधवार को तहसीलदार नितिन चौधरी से मुलाकात की, जहां तहसीलदार ने उन्हें बोर्ड को उसी स्थान पर लगाने का आश्वासन दिया। अधिवक्ताओं ने बताया कि तहसीलदार ने हमारी मांग को अपने संज्ञान में लेकर बोर्ड को यथास्थान और यथास्थिति में लगाने की बात कही, लेकिन जब तहसीलदार से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बोर्ड को यथास्थान और यथास्थिति में बोर्ड लगाने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगरपालिका सीएमओ से दूरभाष पर चर्चा की गई है और नियम के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के द्वारा कल अतिक्रमण हटाया जा रहा था सर्किट रोड बालाघाट का। वहां पर स्वर्गीय भोलाराम जी पारदी जो कि पूर्व सांसद थे, उनका बोर्ड लगा हुआ था, वो अतिक्रमण में हटाया गया है। हटाने का थोड़ा सा जो प्रक्रिया अडॉप्ट की गई थी उसी को लेके कुछ स्वजाति बंधु आए थे। संबंध में सम्मानीय तहसीलदार महोदय के समक्ष हम लोग अपनी बात रखने गए थे, जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता कलीम कुरैशी साहब, क्षत्रिय गौतम साहब, महेंद्र पटले, अजय हुसैन साहब और रामेश्वर फुंडे जी और साथ में स्वजाति बंधु थे। तहसीलदार साहब ने भी संज्ञान लिया उनका और प्रशासन के द्वारा पुनः यथावत जगह पर यथास्थिति में स्वर्गीय भोलाराम जी पारदी जो कि पूर्व सांसद रहे हैं और पवार समाज के गौरव रहे हैं, ऐसे समाज की विभूति का अचानक बोर्ड हटाने से समाज आहत हुआ था, जिसे अपने स्तर पे माननीय तहसीलदार साहब ने यथावत रखने की बात की।
दरअसल बोर्ड हटाने का मामला यहीं शांत नहीं होता। जब नगरपालिका के प्रभारी सीएमओ आरएल रंगडाले से पूछा गया कि क्या बोर्ड को यथास्थान और यथास्थिति में लगाया जाएगा, तो उन्होंने पहले तो कहा कि बोर्ड को सुरक्षित ढंग से उसी स्थान पर लगाया जाएगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भोलाराम पारदी भवन बोर्ड अतिक्रमण के दायरे में था या नहीं, तो उन्होंने इसका गोलमोल जवाब देते हुए जांच करने की बात कह दी। उन्होंने बताया कि जब बोर्ड को हटाया जा रहा था तब वह उसी मार्ग पर दूसरे स्थान पर थे, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि वह अतिक्रमण के दायरे में था या नहीं। बोर्ड हटाने को लेकर तहसीलदार और नगरपालिका सीएमओ के जवाब कहीं न कहीं अधिकारियों पर दबाव की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के बाद जिम्मेदारों का एक दिन बाद बोर्ड का अतिक्रमण के दायरे में आने अस्पष्टता समझ से परे है। लालबरा नगर मुख्यालय के सिवनी मार्ग स्थित ग्राम पंचायत औलिया कनार नहर के समीप बने गोदाम में सेवा सहकारी समितियों के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है और वहीं उसे रखा भी जा रहा है। 10 जनवरी की रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा 13 बोरी धान की बोरी चोरी करने का असफल प्रयास किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन के निर्देश पर 28 नवंबर से सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही है एवं खरीदी गई धान का भंडारण गोदाम में किया जा रहा है। लालबरा क्षेत्र में खरीदी गई धान का भंडारण सिवनी मार्ग स्थित गोदाम में 2530 बोरी धान रखा गया। मंगलवार की रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा गोदाम में बने खिड़की को तोड़कर 13 बोरी धान की चोरी कर बाहर फेंका गया था, परंतु मार्ग से गुजरने वाले लोगों की आहट मिलने के बाद वे चोरी की गई धान को लेकर नहीं भाग पाए, वहीं छोड़कर वे इससे चले गए। जब सुबह औलिया कनार के ग्रामीणजन घूमते हुए गोदाम की ओर आए तो उन्होंने देखा कि गोदाम के बाहर 13 धान की बोरी उन्हें दिखी, जिसकी सूचना तत्काल ही गोदाम के कर्मचारियों व पुलिस को दी गई। इसके बाद गोदाम के कर्मचारी गोदाम पहुंचकर देखे तो चोरों के द्वारा गोदाम की खिड़की से 13 बोरी धान की चोरी करने का प्रयास किया गया था, परंतु वे असफल रहे। आज सुबह सूचना मिली, मेरे यहाँ 4th क्लास ने मेरे को सूचना दी कि साहब उसमें 12-13 कट्टी मतलब धान की बाहर है 10 नंबर गोदाम से। तो मैंने ऑन स्पॉट पे उनको भेजा और मैं भी खुद देखा, स्टॉक का मिलान किया, तो वो जो जिन्होंने 12-13 कट्टी बाहर निकाली थी उसको अपन स्टॉक में कोई कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं, बराबर इक्वल स्टॉक है। तो क्या लग रहा है इसके पीछे आपको, जैसे कि वो धान चोरी करने की कोशिश की गई है खिड़की के तोड़ के? वो ऊपर वेंटिलेशन में उन्होंने जहाँ मतलब संभव नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने 12-13 के मतलब हाइट तक चढ़ के उन्होंने वो निकाला है। और उसके बारे में कहना मुश्किल है, मेरे को जैसी इन्फॉर्मेशन मैं ऑन स्पॉट पे गया, देखा, उन बोरियों को अंदर कराया, स्टॉक का मिलान किया, स्टॉक रजिस्टर स्टॉक ओके। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर समनापुर मार्ग पर स्थित ठाकुर टोला के पास 11 जनवरी की शाम 6 बजे सड़क दुर्घटना में रोशना निवासी 22 वर्षीय रुस्तम सुखराम कोशरे की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोशना निवासी 22 वर्षीय रुस्तम कोसरे मिस्त्री का काम करता था और 11 जनवरी को सुबह 9 बजे मोटरसाइकिल से अमोली लामता काम करने आया था और शाम 6 बजे मोटरसाइकिल से अपने घर रोशना जा रहा था। तभी ठाकुर टोला समनापुर के पास अज्ञात मवेशी से मोटरसाइकिल टकरा गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आसपास स्थित लोगों ने तत्काल ही डायल 100 व एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक मां बाप का इकलौता बेटा था। घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सब कहाँ गए थे ये? वो कहीं काम में जा रहा हूँ बोले। कितने बजे घर से निकला था? ये तो वो 9 बजे। तो फिर आपको जानकारी कैसे लगी अभी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? फ़ोन किए ना समनापुर वालों ने। हाँ, क्या बोले आपको? कि रुस्तम कोसरे कोई गिर गया है। हाँ, तो फिर एक्सीडेंट हो गया। हाँ, फिर वो हमको जानकारी मिली इधर उधर से। हाँ जी। तो हम लोग फिर आए, हम लोग खेत में थे। तो क्या लग रहा है आपको, कैसे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, कैसे टकरा गई? अब वो तो बता रहे गैया से हुआ कहीं। तो फिर क्या किया आपने उसके बाद? उसके बाद क्या वो 100 नंबर आई, हमारे आज तक 100 नंबर आ गई, ये आ गई ये वाली आगे। ये हॉस्पिटल है यहाँ पे, डॉक्टर द्वारा क्या बोला गया? डॉक्टर ने चेक किया तो बोले कुछ नहीं है। बुधवार रात करीब 9:30 बजे कालीपुतली चौक से अंबेडकर चौक तक अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब शहर में निकली साई चादर यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने भीड़ में एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। भक्ति गीतों की तेज आवाज चीख पुकार में बदल गई। चाकू से हमला करने के बाद हमलावर भीड़ का फायदा उठाते हुए भाग निकले।
हमलावर की तलाश में पुलिस के जवान हनुमान मंदिर, पीजी कॉलेज के पिछले हिस्से सहित अन्य जगह हमलावर की सरगर्मी से तलाशी की। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठी भी भांजी। हमलावर कौन थे, उन्होंने किस पर वार किया, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि जानकारी के अनुसार हमलावरों ने साईं चादर यात्रा के दौरान 2 बार चाकूबाजी की। पहली बार पुराने राम मंदिर के सामने और दूसरी बार यातायात थाने के सामने। भीड़ का फायदा उठाते हुए हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर झुंड में थे, जिनकी उम्र 20 से 25 साल की है, जो चाकूबाजी करने के बाद भाग निकले। इस घटना के बाद मुख्य मार्ग में माहौल बिगड़ गया। पुलिस अधिकारी अम्बेडकर चौक में जमा हो गए और यात्रा को बिना डीजे साउंड से आगे जाने दिया। मौके पर सीएसपी अंजुल एंगमिश, कोतवाली टीआई कमल सिंह गहलोत, यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कॉलेज में क्या हाँ है साइड से मिलेंगे, साइड से थाना कटंगी के ग्राम सिरपुर से बीएमएलटी की एग्जाम देने बालाघाट परीक्षा केंद्र पहुंची एक छात्रा के पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब छात्रा को परीक्षा केंद्र में उपस्थित शिक्षकों ने बताया कि जो एग्जाम देने वह आज 11 जनवरी को आई है, वह एग्जाम 9 जनवरी को ही हो चुकी है। जहां मायूस हो चुकी छात्रा ने अपने इंस्टीट्यूट में दूरभाष पर मामले की जानकारी दी, जिस पर इंस्टीट्यूट संचालक ने 9 जनवरी को ही एग्जाम संपन्न होने की जानकारी देते हुए इस पूरे मामले में अपने आप को पीछे खींच लिया है। मामला स्वयं श्री इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जहां कटंगी निवासी रोशनी ठाकरे नामक छात्रा ने वर्ष 2018 में अपना एडमिशन लिया था। 3 वर्ष की इस पढ़ाई के दौरान छात्रा ने कॉलेज की पूरी फीस जमा कर दी, जिसके सेकेंड ईयर की एग्जाम वर्ष 2019 में हुई, जिसका रिजल्ट 2020 में आया। जहां 2020 में आए रिजल्ट में कॉलेज में से इंटरनल अंक कम देने के चलते छात्रा को माइक्रोबायोलॉजी विषय में पूरक आ गई। बताया जा रहा है कि पहले मेडिकल कॉलेज जबलपुर के द्वारा इस पूरक विषय की एग्जाम 11 जनवरी को रखी गई थी, जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर टाइम टेबल में संशोधन कर एग्जाम को 11 जनवरी की जगह 9 जनवरी कर दिया था। जानकारी के अनुसार छात्रा 9 जनवरी को ही एडमिट कार्ड के लिए कॉलेज गई थी, जहां कॉलेज में उपस्थित एक कंप्यूटर ऑपरेटर महिला कर्मचारी ने संशोधित टाइम टेबल की जगह उसे 11 जनवरी का टाइम टेबल दे दिया। लेकिन टाइम टेबल में संशोधन होने और 11 जनवरी की जगह एग्जाम 9 जनवरी होने की जानकारी उसे नहीं दी। जहां छात्रा एडमिट कार्ड लेकर अपने घर चली गई। आज नियत तिथि 11 जनवरी को एग्जाम देने के लिए परीक्षा केंद्र गर्ल्स कॉलेज पहुंची तो सेंटर में उपस्थित शिक्षकों ने उसे यहां कहकर वापस कर दिया कि जिस विषय की परीक्षा देने वहां सेंटर आई है, उस विषय की परीक्षा 4 दिन पूर्व ही 9 जनवरी को हो गई, जिसके चलते छात्रा नर्वस तो हो गई। वहीं कहीं से कोई मदद न मिलने पर छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन पर पूरा पैसा लेकर उन्हें गुमराह करने और एग्जाम से वंचित किए जाने का आरोप लगाया। कॉलेज आई थी मैं पेपर देने के लिए। कौन सा पेपर था? माइक्रोबायोलॉजी का था। कब से कब तक था? 2 बजे से 5 बजे तक। तो फिर क्या बोले यहाँ पे आने के बाद? यहाँ मैं आके देख रही थी, देखी मैंने जो रोल नंबर की सीरीज़ होती है उस सीरीज़ पे देखी, मेरा रोल नंबर ही नहीं था। फिर मैं कॉलेज वालों से कॉल करके पूछा कि मैम यहाँ मेरा नंबर ही नहीं है, रोल नंबर। फिर उन्होंने बोला कि 9 को ही पेपर हो गया। जो मैं कॉलेज में यहाँ सेंटर में बात की कि मैम आज इसका पेपर है, तो उन्होंने कहा कि मेरा ये पेपर जो माइक्रोबायोलॉजी का है वो 9 को ही हो चुका है। तो आपको पता नहीं था कि 9? मैं 9 को गई थी कॉलेज और एडमिट कार्ड के लिए गई थी, तो उन्होंने बोला कि पोस्टपोन हो गया है 9 का पेपर, अब 11 को है। और सर एडमिट कार्ड में भी 11 ही डेट दी है, 9 नहीं है, तो मैं इसीलिए 11 को ही आई। एडमिट कार्ड कहाँ से मिला था आपको? एडमिट कार्ड कॉलेज से मिला था। कौन से कॉलेज से? स्वयं श्री इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल कॉलेज बालाघाट। क्या बोली थी मैडम ने? मैडम ने ये बोला कि 9 का पेपर पोस्टपोन हो गया है, अब 11 को पेपर है, अब 11 को ही आइए।
यहाँ के प्रिंसिपल ने क्या कहा था आपको? यहाँ के प्रिंसिपल से मैंने आज बात किया तो उन्होंने बोले कि 9 को ही हो गया है माइक्रोबायोलॉजी का पेपर, अब नहीं? अब जो नहीं तो है। आपको तो एडमिट कार्ड 11 का मिला था, हाँ, तो फिर आप एडमिट कैसा कार्ड 11 करेंगे? का। अब तो कुछ नहीं कर सकते और कॉलेज वाले भी बोल रहे हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं है। तो फिर मैडम क्या बोल रही है? मैडम को आपने नहीं बोले कि भाई आपने? मैडम कौन बदल थी? रहे हैं, रीता देशमुख है, नहीं सॉरी उसका मुझे कंफर्म नाम नहीं पता, बट रीता नाम है, सरनेम नहीं पता है। तो क्या चाहते हैं आप इसमें? मुझे तो पास होना है ना, मेरा साल बर्बाद हो रहा है। आपको सूचना मिल गई थी कि पेपर जो है 11 की जगह 9 का हो गया है। जब बच्ची 9 तारीख को पेपर लेने के लिए आई थी, एडमिट कार्ड लेने आई थी, तब उसको क्यों नहीं बताया गया कि आपका पेपर 8 का हो गया है, ये 8 का है? ये मुझे नहीं पता, जिन्हें एडमिट कार्ड दिया उनसे आप पूछ सकते हैं। आपने आपके जो संबंधित है रीता मैडम, उनसे बात की थी? उनसे मैंने आज ही बात की। क्या बोले? उन्होंने बोला कि सर मैंने इसको बताया था कि तुम्हारा एडमिट कार्ड में 11 की डेट आई है, बट तुम देख लो पेपर शायद आ जाए। मुझे शायद आ जाए, उनको भी कंफर्म नहीं था क्या? उन्होंने ग्रुप के मैसेज नहीं पढ़ा था। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके रीता मैडम की वजह से एक बच्ची एग्जाम नहीं दे पाई, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए जैसे अगर बच्ची की एग्जाम फीस अगर पूरी जमा नहीं हो पाती तो क्या आपकी संस्था संपर्क करती बच्ची से कि आप फीस जमा कीजिए, एडमिट कार्ड लिए? देखिए, एग्जाम फॉर्म जो फिल होते हैं वो ऑनलाइन फिल होते हैं, जब तक बच्चे की फीस जमा नहीं होती तो एग्जाम फॉर्म फिल नहीं होता। ओके, नहीं तो अगर इसकी अगर फीस रहती है तो अपन तो बार बार फ़ोन करके बात करते हैं कि बेटा आपकी इतनी फीस बकाया है, आप दे दो, या आपके जो संबंधित स्टाफ है वो देता है, तो फिर एग्ज़ाम के लिए उसको क्यों नहीं बताया गया? सर, एग्जाम के एक दिन पहले ही यूनिवर्सिटी से ये हम लोगों को भी अपडेट हुआ कि पेपर माइक्रो का होगा। बाकी बच्चों को आपने सारे बच्चों को रात के 7:30 बजे पता चला है 8 तारीख की। ये बच्ची ग्रुप में नहीं थी? ये बच्ची ग्रुप में नहीं थी। तो आपको तो ये मालूम होना चाहिए था, आपके उनको संबंधित टीचरों को, कि भाई ये बच्ची को भी जानकारी दे दी। हाँ, तो संबंधित लोगों को मालूम होना चाहिए था, बट मेरे कांटेक्ट में और मेरे इन्फॉर्मेशन में ये नहीं था कि इस बच्ची का एग्ज़ाम है। ये बैच की कोई 2017 बैच की बच्ची है, ये मुझे नहीं पता था। तो एडमिट कार्ड देने वाली को तो पता होगा कि इसका भाई आज की एग्ज़ाम है? हाँ, पता होगा। यानी आप ये मानते हैं कि अगर सही वक्त पे उसको जानकारी मिल जाती हाँ, तो अगर आज सही वक्त पे उससे जानकारी मिल जाती या वो कॉलेज से पूछ लेती तो वो शायद पेपर दे पाती, या कॉलेज बता देता कि आपका आज ही पेपर है। हाँ, तो अब क्या होगा सर? अब तो अभी कुछ नहीं बोल लेते समय, फीस लेते समय तो पूरे कॉलेज एक एक चीज़ें बताते हैं, अब आप जब एग्ज़ाम है तो जब बच्ची का एग्जाम है तो बच्ची को भी कॉलेज से कांटेक्ट में रहना चाहिए। अकेले किसी एक मैम से नहीं, सारे बच्चों से, सारे टीचर्स से, प्रिंसिपल से, हर किसी से बच्ची को कांटेक्ट करना चाहिए कि सर मेरा एग्जाम है, कब होने वाला है, कब एडमिट कार्ड आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी गलती बच्ची की है, मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्ची को भी कॉलेज के सभी लोगों से कांटेक्ट में होना, ताकि वो कहीं से भी अपडेट हो जाती, या तो बच्चों से अपडेट हो जाती या प्रिंसिपल सर से अपडेट हो जाती।